वेव्स की। व्हाट इज वेव्स? वेव एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू आप एनर्जी या मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हो, वेलोसिटी, मोमेंटम या एनर्जी को, विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल। मटेरियल होता है वो खुद एनर्जी को लेके नहीं जाता है, जबकि जो एनर्जी है वो मीडियम के थ्रू होके जाती है, और जो उस एनर्जी का सोर्स था वो अपनी जगह पर रहता है। समझो जैसे मैंने आप पत्थर फेंक के मारा आपकी तरफ, मैंने पत्थर को कुछ वेलोसिटी दी, कुछ काइनेटिक एनर्जी दी, कुछ मोमेंटम। जिसके सर पे जाके पत्थर पड़ेगा उसको पत्थर लगेगा, उसके उसके सर में वो सारी करंट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें क्या था कि जो सोर्स था एनर्जी का, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो खुद वो मटेरियल खुद ही जा रहा है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। जिसके पास एनर्जी है वो खुद ही उस एनर्जी को लेकर जा रहा है। एक तो ये तरीका एनर्जी ट्रांसफर का। दूसरा तरीका क्या है? मान लेते हैं कि लाइन लग रही है। क्या लग रही है? इसमें क्या है? क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या है कि इसने इसको मान धक्का मार दिया, तो इस पे जो धक्का लगा, एक क्यू है, एक लाइन लग रही है, ठीक है, भीड़ में लाइन है, तो पीछे वाले ने मान लो धक्का लगा दिया, तो धक्का इसमें पहुंचेगा, इससे इसमें पहुंचेगा, इससे इसमें पहुंचेगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर। तो जिस पार्टिकल ने, जिसने भी ये मोशन स्टार्ट किया था, वो पार्टिकल तो अपनी जगह पर ही रहा, बट वो जो झटका था, जो धक्का था, वो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां। तो जिसने वो धक्का या जो मोमेंटम या जो एनर्जी प्रोड्यूस की थी, वो अब दूसरे आदमी के थ्रू इस एंड वाले पार्टिकल पर या एंड वाले आदमी पर पहुंच जाएगी। इस केस में जिसने भी उस एनर्जी को, स्टार्टिंग में जिसके पास एनर्जी थी, वो खुद उस एनर्जी को लेके नहीं गया, उसने अपने बाजू वाले को ट्रांसफर कर दिया, बाजू वाले ने दूसरे वाले को, दूसरे वाले ने तीसरे वाले को, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। इसको ले जाकर बराबर। तो एक ऐसा मेथड जिसमें एनर्जी को, जो सोर्स है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वो खुद उस एनर्जी को लेके नहीं जाता, बल्कि मीडियम के पार्टिकल्स को दे देता है, और वो मीडियम पार्टिकल्स एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे, ये जो सोर्स था ये नहीं जा रहा है, बस ये अपनी जगह पे ऑसिलेट कर सकता है, अपनी जगह पे थोड़ा हिले डुलेगा अपनी लोकलिटी में। ये जो मेथड है एनर्जी ट्रांसफर का, से बोलते हैं वेव। तो वेव को बोलते हैं डिस्टरबेंस भी बोलते हैं, या एनर्जी ट्रांसफर का एक मेथड जिसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स बस एनर्जी को एक से दूसरे तक, दूसरे साइड में सप्लाई करते हैं। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे सिर्फ हिलते डुलते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड सिर्फ हिल डुल जाएंगे, अपनी लोकेशन को, अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, बट वो अपनी जगह पे हिलेंगे डुलेंगे, और इस प्रोसेस में वो इधर से जो मूवमेंट आया उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। इस तरीके के एनर्जी ट्रांसफर को मेथड को बोलते हैं। तो वेव एक डिस्टरबेंस भी है, वेव को हम ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर का मेथड भी है, ठीक है। खत्म होगा। तो क्या समझे, वेव क्या है? एक ऐसा तरीका है जिससे एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर हो जाती है। तो वेव को ट्रेवल कराने के लिए या डिस्टरबेंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट कराने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो जैसे जैसे धक्का स्टार्ट हुआ था, सबसे पीछे वाले ने थोड़ा इस पे जोर लगाया, इस पे धक्का मारा, तो ये आगे चलता चला। तो धक्का या उस डिस्टरबेंस को प्रोपेगेट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहली चीज तो चाहिए कि कोई एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जो उसको पहले पैदा करे। भाई एक तो सोर्स चाहिए ना, अगर ये आदमी डिस्टरबेंस, ये आदमी खुद कुछ नहीं करता तो आगे वालों पे धक्का पहुंचता नहीं? पहुंचता। तो यही है जिसने इस डिस्टरबेंस को जन्म दिया, जिसको बोलते हैं सोर्स। तो अगर आपका कोई भी डिस्टरबेंस को या वेव को ट्रेवल कराना है, तो सबसे पहले आपको एक सोर्स वाला पार्टिकल चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट आपकी सोर्स। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट है आपकी मीडियम,
कि जो आपने डिस्टरबेंस प्रोपेगेट कराया, जो सोर्स पार्टिकल एक डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, वो डिस्टरबेंस अपने बाजू वाले पार्टिकल में जाएगा, फिर दूसरे वाले पार्टिकल में जाएगा। तो डिफरेंट पार्टिकल चाहिए, मतलब आपको एक मीडियम चाहिए। तो अगर ये मानो ये आदमी, सिर्फ यही आदमी होता और कुछ नहीं होता, तो ये अपनी जगह पर हिल डुल जाएगा, तो क्या इसका मोशन आगे फॉरवर्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको दूसरे आदमी चाहिए ना, मतलब दूसरे पार्टिकल चाहिए ना, तो एक मीडियम चाहिए ना। तो इस डिस्टरबेंस को प्रोपेगेट करने के लिए पहली चीज तो क्या, एक सोर्स होना चाहिए। दूसरी चीज चाहिए मीडियम, जिस मीडियम में होके वो डिस्टरबेंस आगे बढ़े। क्योंकि अगर ये आदमी ही नहीं होंगे तो क्या इससे जो धक्का हुआ है वो आगे प्रोपेगेट हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको एक मीडियम भी चाहिए। तीसरी चीज चाहिए, मीडियम के पास एक प्रॉपर्टीज। तीसरी चीज चाहिए कि मीडियम के पास एक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? भाई देखो, मीडियम के पार्टिकल कर क्या रहे हैं? मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कर रहे हैं। मतलब वो ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी जगह को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बस अपनी जगह पे लोकल टी में ही उछल रहे हैं, मतलब ऑसिलेशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक नेचर का भी हो सकता है। तो कोई भी पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेशन कब कर पाता है? कब कर पाता है बताओ? जैसे हमने सेसेचर में देखा था, तो कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर पाता है तो वो तभी कर पाता है जब वो रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर हो, जब उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगे। अरे बस में, तो कोई भी मटेरियल है, उसके पार्टिकल्स पर रिस्टोरिंग फोर्स कब लगेगा? जब वो मीडियम इलास्टिक हो। क्योंकि इलास्टिक कोई भी मटेरियल है, उसके पास अगर एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, तभी तो वो पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, अगर ये मीडियम के पार्टिकल्स को ऑसिलेशन करना है अपनी अपनी मीन पोजीशन पर, तो इन पार्टिकल्स के पास या इन मीडियम के पास एक इलास्टिसिटी चाहिए। तो मीडियम के पास क्या प्रॉपर्टी चाहिए? प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। क्योंकि अगर इलास्टिक ही नहीं होंगे तो क्या पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ के जा पाएगा? भाई क्या मीडियम का पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे ऑसिलेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, अगर इसके पास इलास्टिसिटी नहीं है। तो मीडियम के पार्टिकल्स के पास एक इलास्टिसिटी भी चाहिए। और क्या चाहिए? एंड इनर्शिया। भाई मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उसके पास कुछ मास भी होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास मास नहीं होगा तो वो दूसरे से मोमेंटम कैसे लेगा? मास या इनर्शिया चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं वेव प्रोपेगेट कैसे करती है। अब देखो, इससे पहले देखते हैं कि टाइप ऑफ वेव्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। भाई दो टाइप की वेव होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। देखो, वेव को कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो पहले देखते हैं कि पार्टिकल का डिस्टर्बेंस कैसा है। मान लेते हैं वेव आपकी इस एक्स डायरेक्शन में जा रही है और मीडियम के पार्टिकल्स ही हैं। अगर इन मीडियम के पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, मान लो वेव मेरी एक्स की तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वेव मेरी एक्स की तरफ जा रही है और मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही इसकी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये वेव हो जाएगी मेरी लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव कैसी होगी? मान लो ये इस तरफ वेव प्रोपेगेशन है और जो पार्टिकल्स हैं जो उस मीडियम के हैं, जो मोशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं या वेव को प्रोपेगेट कराने में हेल्प कर रहे हैं, उनका जो मोशन है वेव के मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और वेव को डिफाइन करते हैं उस बेसिस पे भी कि इस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए ना चाहिए। अगर वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव। अगर उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम एट ऑल, नो मीडियम एट ऑल, तो ऐसी वेव मैकेनिकल वेव या ईएम वेव। मैकेनिकल वेव में कौन सी आ जाती है? वेव्स ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, वाटर वेव, ये सारी मेरी मैकेनिकल वेव्स आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पल्स के बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं।
अब हम देखते हैं कि कैसे डिस्टरबेंस आगे प्रोपेगेट करता है। मान लेते हैं मैंने एक रस्सी ली, इसके एक एंड को मैंने फिक्स किया है और दूसरे एंड पे जो पार्टिकल है उसको पकड़ लिया अपने हाथ से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्टिकल को थोड़ा सा झटका देता हूँ। मतलब इस वाले पार्टिकल को मैंने पकड़ रखा है, इस वाले पार्टिकल को थोड़ा एक दो बार ऐसे करके झटका देता हूँ। मैंने इस वाले पार्टिकल को थोड़ा सा ऊपर ले आया, फिर थोड़ा सा नीचे ले आया। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा झटका दूंगा तो एक पल्स जनरेट होगी। क्या होगी? पल्स जनरेट होगी। तो जैसे ही मैं इसको झटका दूंगा एक पल्स जनरेट हो जाएगी। अभी फिलहाल पल्स यहाँ है, फिर ये पल्स आगे ट्रेवल कर जाएगी, फिर ये पल्स आगे ट्रेवल कर जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्टिकल को मैंने किसको मोशन कराया है? मैंने पूरी स्ट्रिंग को मोशन नहीं कराया है, मैंने इस स्ट्रिंग के सिर्फ इस वाले पार्टिकल को, जो एंड पे जो पार्टिकल है सिर्फ उसी को ऑसिलेट कराया है ऐसे करके। तो इस वाले पार्टिकल को ऑसिलेट कराया तो एक पल्स जनरेट हो गई है और वो ही पल्स आगे मूव कर रही है। क्योंकि वेव में होता क्या है, जो इस पार्टिकल जो मोशन करता है उसके बाद ये वाला करेगा, फिर उसके बाद ये वाला करेगा, उसके बाद ये वाला करेगा, इसके बाद ये वाला करेगा। तो जो इसके पास मोशन है उसको ये करेगा, फिर इसको ये करेगा, सब्सिक्वेंट पार्टिकल या नेक्स्ट वाले पार्टिकल इसी को कॉपी करेंगे। अब जैसे ये जो डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं किसी एक पार्टिकल को पकड़ता हूं, मान लीजिए एक वाला पार्टिकल है, पार्टिकल को पकड़ते हैं, फिर देखते हैं कि उसके साथ क्या बीत रही है। मान लो ये एक वेव थी, ये पल्स है, वेव नहीं है पल्स है, ये वाला पार्टिकल है। कुछ देर बाद वेव ऐसी हो जाएगी, इस पार्टिकल का नाम पी है। तो फिलहाल ये वाला पार्टिकल यहां आ गया, पी वाला पार्टिकल पहले बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हुआ था, वो वाला पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हो गया है। पल्स और आगे गई, मान लो पी वाला पार्टिकल अब पीक पे आ गया। ठीक है, फिर पल्स थोड़ा और आगे गई तो पी वाला पार्टिकल यहां आ गया, फिर पल्स और आगे चली गई तो पी वाला पार्टिकल फिर से उसी लोकेशन पे आ गया। तो आप किसी एक जनरल पार्टिकल को देखो, जैसे डिस्टरबेंस इस पार्टिकल से होकर क्रॉस करता है तो ये पार्टिकल पहले यहां था, फिर ऊपर गया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर लौट के आया, फिर यहां आया। तो जैसी वेव आगे ट्रेवल कर रही है तो कोई ये वाला पार्टिकल, जैसी पल्स आई थी, मानो ये वाली पल्स आई है, ये वाला पार्टिकल यहां आ गया, पल्स यहां आ गई तो यहां आ गया, पल्स और आगे क्रॉस करके तो नीचे आ गया, सारी पल्स चलेगी तो फिर से मीन पोजीशन पे आ गया। तो मीडियम का जैसी पल्स इस मीडियम में होकर क्रॉस कर रही है तो पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है, पार्टिकल पहले ऊपर उठ गया, फिर लौट के फिर से यहीं आ गया। ठीक है, तो जैसे ही वेव या डिस्टरबेंस आगे प्रोपेट कर रहा था पार्टिकल ऊपर, ठीक है, और फिर नीचे, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूवमेंट। ठीक है, और एक चीज देखो, अब आप एक चीज देखो, मान लेते हैं पल्स यहां है, अभी थोड़ी देर में ये पल्स यहां आ जाएगी। मान ली ये वाला पीक है, ये वाला है एम्पलीट्यूड, इस वाले पार्टिकल का नाम रखता हूं मैं एक्स और इस वाले पार्टिकल का नाम रखता हूं वाई। तो हवाल तो फिलहाल की स्थिति में ये जो पीक है इस एक्स बराबर x1 वाले पार्टिकल के है। अब वही पीक मान लेते हैं x बराबर x2 वाले पार्टिकल के पास आ गया, क्योंकि जैसे भाई ये वाला हवाल ये वाला पार्टिकल सबसे ऊंचाई पर है, तो थोड़ी देर बाद जैसे ही डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा तो वही पीक अब इस वाले पार्टिकल पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद जो पीक था वो किसी तीसरे पार्टिकल पे आ जाएगा। तो आप देखो ना कि ये जो फिलहाल ये वाला पार्टिकल बुलंदी पर है, बुलंदी समझते ना, पीक पर है, फिर ये वाला आएगा, कब ये वाला आएगा। तो आप ये समझो कि जो आज इस पार्टिकल का है मोशन, वही मोशन कुछ टाइम बाद इस पार्टिकल का होगा, वही मोशन इस वाले पार्टिकल का होगा। हो क्या रहा है कि हो ये रहा है कि जो पीछे वाला पार्टिकल जो मोशन कर रहा है एग्जैक्टली वही मोशन उससे आगे वाला पार्टिकल कर रहा है, एग्जैक्टली वही मोशन उससे दूसरे आगे वाला पार्टिकल कर रहा है। बट अंतर क्या है, जो ये फिलहाल कर रहा है उससे आगे वाला थोड़ी देर बाद करेगा, उससे भी अगला वाला उससे और थोड़ी देर बाद करेगा। तो एक्चुअली में हो ये रहा है कि जो पिछले वाले पार्टिकल ने जो मोशन किया है उसको ही कॉपी किया जा रहा है, उसको ही कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल भी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब मैं सिर्फ एक पल्स के लिए बात कर रहा था। एक पल्स कब जनरेट हुई, जब मैंने सोर्स वाले पार्टिकल को एक आधा झटका दिया, मतलब उस सोर्स वाले पार्टिकल का मैंने एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा नहीं किया, उस सोर्स वाले पार्टिकल को सिर्फ एक पल्स दिया, एक हल्का सा झटका दिया।
मतलब सोर्स वाला पार्टिकल को ऊपर ले गया या नीचे ले गया, मतलब मैंने उसका हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो एक पल्स जनरेट हुई है। अगर मैं उसी सोर्स वाले पार्टिकल को कंटिन्यूस अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करता रहूंगा तो बहुत सारी पल्स जाएंगी, पल्स पे पल्स, पल्स पे पल्स, ठीक है। तो बहुत सारी पल्स को बोलते हैं वेव। तो इस पल्स से हमें चीज पता चली कि जो मोशन पिछले वाले पार्टिकल का होता है कुछ टाइम बाद वो वही मोशन दूसरे वाले पार्टिकल को मिल जाएगा, फिर वही मोशन आगे वाले पार्टिकल को मिल जाएगा। तो आगे वाला पार्टिकल पीछे वाले पार्टिकल को मोशन को कॉपी करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस सोर्स वाले पार्टिकल को मैं कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा हूं ऐसे। मान लीजिए सोर्स वाले पार्टिकल का मैंने एक चक्कर लगा दिया, एक वेव आगे प्रोपेगेट हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर मैं इस सोर्स वाले पार्टिकल को एक हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया है तो सिर्फ एक पल्स जाएगी। अगर मैं इसको कंटिन्यूसली ऐसा करता जा रहा हूं तो पूरी पल्स की पल्स, पल्स की पल्स जाती जाएंगी, मतलब कंटिन्यूसली वेव ट्रेवल करेगी, ठीक है। जब ये सोर्स वाला पार्टिकल एक चक्कर पूरा कर लेता है तो पूरी एक वेव चली जाती है, ठीक है। तो सोर्स वाला पार्टिकल एक चक्कर कितने टाइम में करता है, 1 टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है। भाई सोर्स के मोशन को ही आगे वाले पार्टिकल ले रहे हैं, आगे वाले पार्टिकल्स पे जो भी मोशन जा रहा है वो सोर्स का ही मोशन आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो सोर्स वाला पार्टिकल जब 1 टाइम पीरियड में जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है तो उतने ही टाइम में एक वेव आगे निकल जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सिर्फ एक चक्कर लगाऊं, 1 ऑसिलेशन, तो मेरी एक वेव निकल जाएगी। अगर इसके 2 ऑसिलेशन कराऊं तो मेरी 2 वेव आगे फॉरवर्ड मूव हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको कंटिन्यूसली करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं तो कंटिन्यूसली वेव निकलती जाएंगी निकलती जाएंगी निकलती जाएंगी और वो वेव आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव भी करती जाएंगी, ठीक है। तो बोल रहा हूं अगर मैं सोर्स वाले पार्टिकल कंटिन्यूसली अप डाउन करता रहूं, मतलब सोर्स वाला पार्टिकल कंटिन्यूस मोशन पर है हमेशा के लिए, तो हमेशा उसमें से वेव आगे जाती जाएंगी जाती जाएंगी जाती जाएंगी जाती जाएंगी जाती जाएंगी जाती जाएंगी। अरे उसमें तो आपकी कंटिन्यूस वेव कब जाती जाएंगी, जब आपका सोर्स वाला पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। अगर सोर्स वाला पार्टिकल सिर्फ एक ऑसिलेशन करके बैठ गया तो सिर्फ एक ही वेव निकलेगी, वो वेव यहां है, कुछ टाइम बाद वो वेव यहां आ जाएगी, कुछ टाइम बाद वो वेव यहां जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक वेव ट्रांसफर हुई है। अगर सोर्स वाला पार्टिकल एक ऑसिलेशन तो सिर्फ एक वेव, अगर सोर्स वाला पार्टिकल कंटिन्यूस बैक टू बैक ऑसिलेशन करता जाएगा तो बैक टू बैक वेव आगे निकलती जाएंगी, एक वेव दूसरी वेव तीसरी वेव तीसरी वेव, वेव आते चलते जाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस एनर्जी का फ्लो कब होगा, जब सोर्स वाला पार्टिकल कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा। और चीज देखते हैं, यही सोर्स वाला पार्टिकल है, इसने एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया तो मेरा एक वेव आगे चला गया। तो जितने टाइम में सोर्स वाला पार्टिकल एक कंप्लीट चक्कर कर लेता है उसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। और 1 टाइम पीरियड में जितना वेव आगे निकल जाती है उसे बोलते हैं वेव की लेंथ या 1 वेव लेंथ। तो सोर्स वाला पार्टिकल टी टाइम में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है और टी टाइम में वेव कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है, लैम्डा। तो वेव आगे या डिस्टर्बेंस आगे लैम्डा डिस्टेंस चल गया टी टाइम में, तो वेव की स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज लैम्डा बाई। पहली चीज तो समझो, मान लिया सोर्स वाला पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली वेव आगे चली जाती जाएंगी। ये वाला क्या है, इस वाले देखो ये वाला पार्टिकल इस स्थिति में फिलहाल कहां, यहां पर पहुंच गया है। तो इस वाले पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एक चीज तो होगी वेव, वेव की स्पीड क्या है, लैम्डा बाई टी। एक होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है कि जो भी पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना जा रहे हैं अपनी मीन पोजीशन से, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखते हो गए लैम्डा एक एम्पलीट्यूड। अब एक चीज देखो कि सोर्स वाला पार्टिकल का टाइम पीरियड टी है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा। इस सोर्स वाले पार्टिकल के मोशन को ही तो आगे वाले पार्टिकल कॉपी कर रहे हैं, तो जो टाइम पीरियड इस वाले पार्टिकल का है वही इस वाले पार्टिकल का होगा, वही इस वाले पार्टिकल का होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वही फ्रीक्वेंसी से ये वाले पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, वही फ्रीक्वेंसी से ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। तो जो भी पार्टिकल है उनका टाइम पीरियड टी है
उनका एम्पलीट्यूड ए है जो कि सोर्स वाले एम्पलीट्यूड का है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, अब ये वाला पार्टिकल पीक पर है, उससे नेक्स्ट वाला पार्टिकल ये भी पीक पर है, तो इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को भी वन वेवलेंथ बोल देते हैं। तो वन वेवलेंथ क्या है, वन टाइम पीरियड में जितना वेव आगे फॉरवर्ड कर जाती है उसे ही वन वेवलेंथ बोल देते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को वन वेवलेंथ बोल देते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, ये एक चीज और देखते हैं, समझाता हूं, कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब बात करते हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग के बारे में। देखो स्ट्रिंग, सबसे पहले स्ट्रिंग से शुरुआत करते हैं हम। ये सोर्स वाला पार्टिकल है, इसको कुछ सिंपल हार्मोनिकली मोशन दे रहे हैं, तो सारे पार्टिकल भी क्या होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होंगे। मैंने इसको एक चक्कर लगाया तो वेव की शेप ऐसी हो गई, इस वाले पार्टिकल को और कराया तो ये वेव की शेप ऐसी हो गई। एक चीज और देखो, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल दोनों का मोशन क्या है, एक जैसा ही है। ये वाला पार्टिकल भी अभी अपनी मेन पोजीशन पर है और ये वाला पार्टिकल भी मेन पोजीशन पर है, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल कितनी वेवलेंथ से सेपरेटेड है, लैम्डा। इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा वो देखो। मैं ऐसा बोलता हूं, मान लेते मैंने एक वेव बनाई है ऐसे करके, ये वाला पार्टिकल का कुछ फेज है, इस वाले पार्टिकल का फेज कितना होगा, क्योंकि जीरो पर है, ये अभी π/2 पर है, क्योंकि क्योंकि ये मीन पोजीशन पर, ये प्लस एक्सट्रीम पर है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 90। अब 1, ये 2 और 3, 1 और 3 वाले पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि भाई अब ये मीन पोजीशन पर है और तीसरे वाले पार्टिकल ने अपना पॉजिटिव एक्सट्रीम से यहां पर आ गया दोबारा से मीन पोजीशन पर, इसका फेज कितना होगा, पाई। ये फोर्थ वाला पार्टिकल है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, तो इसका फेज कितना होगा, 3π/2। ये इसका फेज कितना होगा, 2π। तो एक चीज देखो, सारे पार्टिकल्स का सेम मोशन है SHM, बट सारे पार्टिकल्स का अगर मैं किसी भी टाइम t पर मोशन को फ्रीज करके देखूं या किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर मैं हर एक पार्टिकल के मोशन को देखूं, भाई ये मैंने स्ट्रिंग की शेप बनाई है या वेव फॉर्म ड्रॉ किया किसी टाइम t बराबर t पर, इस तरफ मैंने लिया y और इस तरफ लिया मैंने x। तो अब इस वाले पार्टिकल को देखो और इस वाले पार्टिकल को देखो, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का मोशन एक ही टाइप का है SHM। मान ली सोर्स वाले पार्टिकल को मैं सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा हूं तो सारे पार्टिकल्स का जो मोशन मिलेगा वो सिंपल हार्मोनिकल में वाला मिलेगा। तो इन सारे पार्टिकल्स के मोशन में अंतर क्या है, एक ही टाइप के, बट इस मूवमेंट पे ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, ये अंतर है। फिर बता रहा हूं देखो, अंतर ही बस इतना ही है कि मैंने किसी t बराबर t0 इंस्टेंट पर y वर्सेस x करा बनाया। x मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं, y मतलब उन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। तो इस वाले पार्टिकल जो कि x बराबर 0 लोकेशन पर है वो अभी अपनी मीन पोजीशन पर है, तो इसका y है मेरा 0। ये वाला पार्टिकल ये अभी कहां है, इसने एक्सट्रीम पर है तो प्लस है, ये कितने पर है 0, ये माइनस है, ये 0। तो आप इस 1, 2, 3 और 4 वाले पार्टिकल में अंदर देखो, तो अगर 1 वाले का फेज कितना है, 0 मानता हूं क्योंकि मीन पोजीशन पे, तो 2 वाले का कितना हो गया, क्योंकि भाई 2 वाले ने क्या है, 2 वाला ऐसा साइकिल चलेगा, इसका ऐसा करके ऐसे चलेगा, तो 2 वाले ने मीन से एक्सट्रीम पे पहुंच गया, तो इसका फेज कितना होगा, π/2। तो 2 वाला पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल से कितना फेज आगे, π/2। तो अगर पहले वाले का फेज 0 है तो दूसरे वाले का फेज कितना है, π/2। तीसरे वाले का फेज कितना है, ये इससे भी π/2 आ गए, तो पाई 4 कितना है, 2π, सॉरी 3π/2। और ये वाला पार्टिकल देखो 5वां, तो इसका फेज कितना है, 2π। तो ये सारे पार्टिकल्स, अगर किसी मूवमेंट पर सारे पार्टिकल्स को पकड़ूं तो सारे पार्टिकल्स का मोशन का टाइप एक जैसा होगा ऐसा चले, बट एक पार्टिकुलर मूवमेंट पर जो इस वाले पार्टिकल का फेज होगा वो दूसरे वाले पार्टिकल का नहीं होगा, तीसरे वाले का अलग होगा, चौथे का अलग होगा, सारे पार्टिकल्स के अलग अलग फेज होंगे। अगर सारे पार्टिकल्स के SHM एक जैसे
और फेज भी एक जैसे हो जाएंगे, तो मोशन भी एक जैसा हो जाएगा ना। अरे वैसे में सारे एक ही पोजीशन पर होंगे, बट यहाँ तो सारे पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे हैं, तो इसका मतलब सारे एसएचएम्स का या सारे इंडिविजुअल ऑसिलेशंस का, वाइब्रेशंस का जो फेज होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, मोशन एक ही टाइप का है, लेकिन फेज अलग अलग है। किसी मूवमेंट पर इस वाले पार्टिकल अगर मीन पर है, दूसरा वाला एक्सट्रीम हो जाएगा। ये मीन पर है तो इसका 0 फेज हो जाएगा, और जो एक्सट्रीम पर है उसका फेज हो जाएगा 90 डिग्री। उससे अगला वाला 0 पर है तो उसका फेज हो जाएगा 180 डिग्री। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स जो मीडियम में है उनके सबके अलग अलग फेज हैं। मोशन का टाइप एक जैसा है, फेज अलग अलग है किसी मूवमेंट पर। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का, किसी एक पार्टिकल से डिफरेंस क्या है? फेज का। ठीक है, और बात करते हैं, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको इसकी वेव की गहराइयों में ले जाएंगे। मान लेते हैं मैंने दो पार्टिकल पकड़े, एक ये वाला पार्टिकल पकड़ा और ये वाला पार्टिकल पकड़ा। ये वन वेव के बीच के पार्टिकल है। इधर मैंने लिया एक्स, इधर ले लिया मैंने वाई। मैंने क्या किया कि जो भी वेव है, एक्स क्या बताता है, जिस मीडियम में वेव जा रही है उस मीडियम के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के पार्टिकल के। तो मान ली ये पॉइंट है एक्स बराबर 0। ठीक है, तो एक्स बराबर 0 तो मेरा सोर्स हो गया, और ये वेव इस मीडियम में होकर जा रही है आगे। तो ये एक्स क्या बताएगा, देखो एक्स बराबर 0 बताएगा सोर्स वाला पार्टिकल, और ये कोई जनरल एक्स क्या बताएगा, मीडियम का कोई और दूसरा पार्टिकल। मान लेते हैं मैंने एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर लिया, एक एक्स ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर। तो एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर क्या बताएगा कि 1 सेंटीमीटर वाला जो पार्टिकल, अगर मैंने एक्स लिया 2 सेंटीमीटर, तो मतलब 2 सेंटीमीटर पे जो मीडियम का पार्टिकल, तो एक्स मेरा क्या बताता है, एक्स मेरा मीडियम के पार्टिकल को पॉइंट कर रहा है। ये जो एक्स है वो बता रहा है कि आप कौन सी लोकेशन वाले पार्टिकल की बात कर रहे हो, इस वाले की बात कर रहे हो, इस वाले की बात कर, क्योंकि पूरे मीडियम में पार्टिकल ही पार्टिकल है, और जो डिस्टर्बेंस है वो पार्टिकल के थ्रू पे जा रहा है। तो एक्स मेरा रिप्रेजेंट करता है कि उस मीडियम के कौन से वाले पार्टिकल की बात कर रहे हो, और ये वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई रिप्रेजेंट करता है कि जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ऐसे मान लो ये वाला पार्टिकल है एक्स बराबर x1, मैं किसी टाइम t के लिए बात कर रहा हूं, किसी फिक्स टाइम पर मान लेते हैं इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है y1, तो दूसरे वाले का कितना है y2, तीसरे वाले का y3, चौथे वाले का y4। तो ये y क्या बता रहा है कि किसी जिस x की बात कर रहे हो आप, जिस पार्टिकुलर x की या किसी पार्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो y आपको क्या बताता है कि जिस x लोकेशन वाले पार्टिकल की आप बात कर रहे हो उस x लोकेशन वाले पार्टिकल का फिलहाल डिस्प्लेसमेंट कितना है मीन पोजीशन से। तो y हमें क्या बताता है, जिस x की आप बात कर रहे हो, x मतलब है पार्टिकल, जिस जनरल पार्टिकल की बात आप कर रहे हो उस जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर वो ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल उस x के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करेगा, अगर लॉन्जिट्यूडल वेव है तो पार्टिकल उस x की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये उस y और x का मैंने ग्राफ बना दिया है, ये ग्राफ है। स्ट्रिंग के केस में जो y और x का ग्राफ होता है वही रस्सी की शेप हो जाती है। जो मेरी ट्रांसवर्स वेव है वाटर सॉरी उसमें स्ट्रिंग में, तो जैसा मैं y वर्सेस x ग्राफ बनाता हूं ऐसा ही मेरा स्ट्रिंग का शेप हो जाता है किसी भी टाइम t पर। मान लेते हैं भाई स्ट्रिंग में मैं वेव जनरेट कर रहा हूं, तो यहां से मैंने एक पल्स छोड़ी तो यहां आ गई, कंटिन्यूसली पल्स छोड़ता जा रहा हूं तो ऐसे ऐसे जाएगी। तो किसी भी टाइम t पर मैं इसका फोटो खींच लेता हूं। फोटो खींचने का मतलब उस मूवमेंट की बात चल रही है, तो फोटो खींच लूंगा तो स्ट्रिंग की शेप कैसी आएगी, ऐसी आएगी, और वही इसका y वर्सेस x ग्राफ आएगा। तो जो y वर्सेस x ग्राफ है वो एग्जैक्टली स्ट्रिंग की शेप को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस में जो y वर्सेस x ग्राफ है वो स्ट्रिंग की शेप को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या पता चला, ये y क्या है, जिस x की बात कर रहे हो उस पर्टिकुलर लोकेशन के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। और ये मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो अलग अलग टाइम पर है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर है। क्यों, क्योंकि मान लो फिलहाल वेव यहाँ है, थोड़ी देर बाद वेव आगे निकल जाएगी, तो जो पार्टिकल यहाँ था वो नीचे आ जाएगा। अरे बस में भाई ये जो मैंने ग्राफ बनाया पर्टिकुलर टाइम पर बनाया है, क्यों बनाया है, मान लो कि अभी वेव यहाँ है इसी टाइम t बराबर t नॉट पर, तो थोड़े टाइम बाद वेव
आगे निकल जाएगी, और टाइम बाद और आगे निकल जाएगी। तो जो पार्टिकल यहां था अब वो किस पे आ गया, जीरो। तो ये तो ऐसा थोड़ी कि ये पार्टिकल हमेशा पीक पे ही रहेगा भाई। अगर ये वाला पार्टिकल फिलहाल प्लस ए पर है, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा पूरी जिंदगी भर ये प्लस ए पे ही रहेगा। तो कुछ टाइम बाद इसकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी ना। तो इसकी किसी भी एक्स वाले पार्टिकल का जो वाई है वो टी पर भी डिपेंड करता है। अरे बात समझे भाई, फिलहाल ये वाला पार्टिकल 1 सेकंड में मानो पीक पर है, तो 2 सेकंड बाद पीक पर थोड़ी रहेगा। हो सकता है मीन पे आ जाए, हो सकता है नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाए, हो सकता है किसी और पे आ जाए। तो किसी पार्टिकुलर लोकेशन वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन के राउंड वाई, वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाई होगा। ठीक है, पहली चीज कि अगर मैं एक्स को फिक्स कर दूं फॉर एक्स बराबर एक्स नॉट, मतलब किसी पर्टिकुलर वाई की बात, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें, किसी किसी खास पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो एक्स को मैंने फिक्स कर दिया, मतलब किसी पार्टिकल को फिक्स कर दिया। उसका जो वाई है वो किसका फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड करेगा। पहली चीज, अगर मैं ऐसा करूं कि कोई टाइम को फिक्स कर देता हूं कि मैंने मान लेते किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैंने सारे वाई का, सारे एक्स वाले पार्टिकल्स का वाई ले लिया, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिख लिया और उसका ग्राफ बनाया, तो ऐसा आएगा। अगर किसी खास टाइम पर मान लीजिए टी बराबर टी नॉट पर मैंने टाइम को फिक्स कर दिया, सारे पार्टिकल्स का वाई देखता हूं, सारे पार्टिकल्स का कितना डिस्प्लेसमेंट है और उनका ग्राफ बना लेता हूं। तो आप ये देखोगे कि अगर मैं टाइम को फिक्स कर देता हूं तो वाई किस पर डिपेंड है, एक्स पर इस वाले पार्टिकल का तो वाई मैक्स है, इस वाले पार्टिकल का वाई जीरो है, इस वाले का माइनस है, इसका ये। तो अगर जब टी को टी नॉट कर देते हो तो वाई किसका फंक्शन हो जाता है, एक्स का। ठीक है, तो अगर टाइम को फिक्स करेंगे तो वाई टी का वाई, अगर आप एक्स को फिक्स कर देंगे तो वाई टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर आप टाइम फिक्स कर देते हो मतलब किसी पार्टिकुलर स्टैंड पे बात करते हो, तो अलग अलग एक्स वाले पार्टिकल के अलग अलग वाई आएगा। तो कुल मिला के वाई आपका एक्स पे भी डिपेंड करता है, टी पे भी डिपेंड करता है। मतलब किसी भी पार्टिकल का किसी भी मतलब क्या क्या चीज है, एक तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम है। तो जो वाई है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हो, मतलब आप कौन से एक्स की बात कर रहे हो, और किस पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे पूछ रहे हो। तो वाई मेरा एक्स का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। एक्स चेंज करता रहूंगा तो मीडियम के सारे पार्टिकल्स मिल जाएंगे मुझे। एक्स बराबर 0 पर सोर्स मिल जाएगा, एक्स बराबर लैम्डा पर दूसरा पार्टिकल मिल जाएगा। अगर आप एक्स चेंज करते जाएंगे तो आपको मीडियम में सारे पार्टिकल्स की बात करेंगे। अगर मैं टाइम चेंज करते जाऊंगा तो सारे पार्टिकल के अलग अलग टाइम पे, अगर मैं एक्स को चेंज करता जाऊं तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मुझे मीडियम के मिल जाएंगे। मान लीजिए मैंने एक्स फिक्स कर दिया, एक्स बराबर एक्स नॉट, तो मैं अब किसी पार्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूं, किसी पार्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो मैंने कोई एक्स पकड़ लिया और मैं टाइम को वेरी करता जा रहा हूं, उस खास पार्टिकल के किसी भी टाइम पर मेरे को ऑसिलेशन या वाइब्रेशन मिल जाएंगे। तो मेरे पास क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं किसी पार्टिकल को देख सकता हूं और किसी भी पार्टिकल को, जिस पार्टिकल को मैंने देख लिया है उस पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पर वाई देख सकता हूं। अगर मैं एक ऐसा इक्वेशन बना लूं जो किसी भी लोकेशन के पार्टिकल का, मतलब किसी भी एक्स वाले पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पर क्या मोशन होगा ऐसा पता चल जाए, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या है, वेव का इक्वेशन। हाँ भाई, इतना ही सिंपल है। वेव इक्वेशन क्या है, वेव का इक्वेशन। और वेव किससे बनती है, जिस मीडियम में वेव जा रही है उस मीडियम के पार्टिकल से ही तो बनती है। वेव मतलब डिस्टरबेंस, डिस्टर्ब मतलब एनर्जी। अब डिस्टरबेंस किसमें, पार्टिकल्स में है, नहीं है। अगर मैं ये पता चल रहा हूं कि जितने पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस है उन सारे पार्टिकल्स का किसी भी पोजीशन पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पर क्या मोशन है, तो मुझे वेव का इक्वेशन पता चल जाएगा ना। वेव है क्या, जो छोटे 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 इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन ही तो वेव है। तो अगर मैं ऐसे किसी भी सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट निकालूं, किसी भी पार्टिकल को पकड़ के बता दूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, एक्स बराबर एक्स नॉट वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स बराबर 2 एक्स नॉट वाले पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं जितने मीडियम के जितने पार्टिकल में वेव जा रही है या जितने पार्टिकल्स के डिस्टर्बेंस है सारे पार्टिकल का मोशन बता दूं। एक तरीके से वेव का ही तो इक्वेशन बता दिया। वेव है क्या, पार्टिकल्स की तो मिलकर बनती है। वेव है डिस्टर्बेंस,
डिस्टर्बेंस है पार्टिकल्स का, और पार्टिकल्स है बहुत सारे, तो जितने भी पार्टिकल सबका मोशन बता दूं तो एक तरीके से वो मोशन का इक्वेशन क्या देगा, वेव इक्वेशन। तो मैं किसी भी एक्स के पार्टिकल का किसी भी टाइम पर अगर आपको मोशन बता देता हूं तो ऐसा जो इक्वेशन आएगा उसे वेव इक्वेशन बोलते हैं। और देखते हैं भाई, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं ये। पता चला कि y किस पर डिपेंड करता है, x पर भी डिपेंड करता है और t पर भी डिपेंड करता है। और देखते हैं, अब बात करते हैं कोई वेव है तो उसके लिए फेज क्या मायने रखता है। तो अब बात करते हैं फेज। आपको फेज के बारे में मैंने बात की थी कि फेज क्या होता है, फेज बताता है कि एसएचएम कौन से फेज में है। बोला था ना कि किसी भी ऑसिलेशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए, एसएचएम के लिए जो फेज होता है वही बताता है कि ऑसिलेशन किस फेज में। मान लेते हैं ये ऑसिलेट कर रहा है ब्लॉक, फिलहाल ये अपनी मेन पोजीशन पर है और राइट एक्सट्रीम में जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका फेज है 0। इसी मूवमेंट पर दूसरा पार्टिकल है, मान लेते हैं ये अभी प्लस ए पर है, तो इसका फेज कौन सा होगा, 90 डिग्री। तो इसका फेज 0 डिग्री, तो इसका फेज कितना है, 90 डिग्री। जब ये लौट के फिर से मेन पोजीशन पे आ जाएगा और अभी लेफ्ट की तरफ भाग रहा है तो इसका फेज कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये फेज ही तो बोलता है ना कि ऑसिलेशन किस फेज में है। भाई अगर फेज 0 डिग्री हो जाएगा तो अभी इसने स्टार्ट नहीं किया है, फेज 90 डिग्री होगा मतलब इसने 1/4 साइकिल पूरी कर ली है, फेज 180 डिग्री होगा तो मतलब इसने हाफ साइकिल कंप्लीट कर ली है। अरे वैसे में अगर फेज हो गया 2 पाई डिग्री तो मतलब इसने एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया है। तो फेज ही तो बताता है कि एसएचएम किस फेज में है, या एसएचएम जो हो रहा है, जो ऑसिलेशन हो रहा है वो भी कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, कब होगा, ये किससे पता चल जाता है, ये पता चलता है भाई सिर्फ फेज से। तो हमारे फेज ही है, एसएचएम की जान क्या है, फेज में है। ठीक है, मान लेते हैं मैं किसी भी टाइम t बराबर t नॉट पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मतलब x और उनके पोजीशन y का कुछ ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, एक ये 1 वाला पार्टिकल है, ये 2 वाला पार्टिकल और 3 वाला पार्टिकल है। तो 1 और 3 वाले पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा ये बताओ मुझे। वेव मेरी ट्रेवल कर रही है राइट में, 1 और 3 वाले पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। देखो 1 और 3 वाले पार्टिकल कितने वेवलेंथ पर हैं, इनके बीच का जो ये इनके बीच का जो x का डिफरेंस है दैट इज डेल्टा x, वो कितना है, लैम्डा है नहीं है। भाई 1 और 3 वाले पार्टिकल जो हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये 1 वाला पार्टिकल x बराबर 0 पर है और दूसरा 3 वाला पार्टिकल कुछ x बराबर x पर है, इनकी जो लोकेशंस का डिफरेंस है डेल्टा x, उसकी वैल्यू है लैम्डा। इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, भाई दो पार्टिकल जो लैम्डा के पाथ डिफरेंस पर हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई। क्यों क्यों होगा भाई, देखो हुआ वैसा होगा जब भी वेव प्रोपेगेट कर रही होगी तो इसने स्टार्ट किया, मान लिया यहां पर है, जैसे ही ऊपर जा रहा है तो वेव इसमें से आगे निकलती जा रही है। ठीक है, आप सोर्स वाले पार्टिकल के अकॉर्डिंग देखोगे वेव कैसे प्रोपेगेट करती है। तो जो मान लेते हैं इस वाले पार्टिकल ने, सोर्स वाले ने कुछ मोशन किया, तो जैसे ऊपर जाएगा यहां तो आपकी एक क्वार्टर वेव जनरेट हो जाएगी, फिर ये लौट के यहां आ गया यहां तो आपकी एक वेव चल जाएगी, फिर ये सोर्स वाला पार्टिकल मान लेते हैं यहां पर आ गया तो आपकी 3/4 वेव चली जाएगी। अब ये सोर्स वाला पार्टिकल फिर से लौट के यहां आ गया तो 1 कंप्लीट वेव चली जाएगी। तो सोर्स वाले पार्टिकल का ये यहां से यहां गया तो क्वार्टर वेव, लौट के फिर से यहां आ गया तो हाफ वेव, लौट के यहां आ गया तो 3/4 वेव और फिर से यहां आ गया तो यहाँ वेव। ये वाला पार्टिकल क्या है, लैम्डा पर है, तो इस वाले पार्टिकल के पास तो मोशन अभी जस्ट पहुंचा है, इस वाले पार्टिकल के पास मोशन जस्ट पहुंचा, जो लैम्डा के लोकेशन पर उसके पास अभी मोशन जस्ट पहुंचा है, और सोर्स वाला पार्टिकल जब तक एक चक्कर लगा चुका है, लगा चुका। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 3 वाला पार्टिकल है जो कि लैम्डा की दूरी पर है
उस 3 वाले पार्टिकल पर अभी मोशन जस्ट पहुंचा है, और जबकि सोर्स वाला पार्टिकल एक चक्कर लगा के आ चुका है। तो इसका तो हो गया एक चक्कर पूरा, और ये अभी मोशन स्टार्ट करेगा। तो एक चक्कर मतलब 2 पाई का फेज। तो ये सोर्स वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से 2 पाई फेज आगे है। समझ में? तो जो 3 वाला पार्टिकल है, जिसका 1 वाले पार्टिकल से डिस्टेंस है लैम्डा, उस 3 वाले पार्टिकल से 1 वाले पार्टिकल का फेज 2 पाई एक्स्ट्रा है। समझ में? तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई का फेज डिफरेंस, अगर दो पार्टिकल हैं किसी भी टाइम टी पर, अगर मैं टाइम फिक्स करता हूं टी बराबर टी नॉट पर, तो उन पार्टिकल के बीच में अगर लैम्डा का जो पाथ डिफरेंस लैम्डा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। तो 1 का हो जाएगा 2 पाई बाई, इसे बोलते हैं के। तो 1 यूनिट ऑफ पाथ डिफरेंस, 1 यूनिट ऑफ पाथ डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू कितने का फेज डिफरेंस? 2 पाई बाई लैम्डा। आई समझ में? इसी को बोलते हैं के या वेव नंबर। और बात करते हैं, देखो इस 1 वाले पार्टिकल ने जो मोशन किया था, उस मोशन अभी पहुंचा है 3 वाले पार्टिकल के बाद। तो जो 1 ने किया उसको थोड़ी देर बाद 3 करेगा। तो जो 1 के मोशन को ही कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल बी कॉपी पेस्ट करके 3 वाला पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, तो 1 वाला पार्टिकल भी क्या करेगा? SHM। तो 3 वाला पार्टिकल भी करेगा SHM, बट 3 वाला पार्टिकल 1 वाले पार्टिकल से कुछ टाइम बाद करेगा। तो जो ये 1 वाला पार्टिकल कर चुका है, वो अब 3 वाला पार्टिकल करेगा। या मैं ऐसा बोलूं कि भैया कोई वेव जा रही है, अब 3 वाला पार्टिकल, ये 3 वाला पार्टिकल कुछ कर रहा है, तो 3 वाला पार्टिकल तभी तो कुछ कर रहा है जो पहले 1 सोर्स वाला पार्टिकल कुछ कर गया था। भाई मोशन किससे स्टार्ट हो रहा है? सोर्स से। तो अगर 3 वाला पार्टिकल आज की तारीख में कुछ कर रहा है, तो स्टार्ट किसने किया था? सोर्स ने। तो सोर्स उस वाले पार्टिकल को पहले कर चुका है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो। तो जो आज की तारीख में, जो आज के टाइम में जो सोर्स करेगा, कुछ टाइम बाद उसको दूसरे पार्टिकल करेंगे। ठीक है, जो आज इसका है वो कल उसका होगा। अगर मैं ये वाली बात बोलूं कि आज इसके पास जो है तो वो कल इसका था, इन चीजों में अंतर रखो। आज जो सोर्स करेगा वो कल किसी दूसरे पार्टिकल पे जाएगा। अगर दूसरे पार्टिकल के पास आज जो कुछ है, तो इसका मतलब यह है कि पहले कोई कर चुका था। भाई गीता का एक श्लोक है, जो आज मेरा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तो यही कहानी यहां हो रही है कि जो आज सोर्स वाला पार्टिकल किया है, वो कुछ टाइम बाद इसके पास पहुंचेगा। जो आज ये करेगा कल इसके पास पहुंचेगा। उल्टे शब्दों में देखें, रिवर्स इंजीनियरिंग करें, तो आज जो इसके पास है कल कोई कर चुका है। हरी वजह में। तो आप एक चीज समझोगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के मोशन को अगर आप कंपेयर करें, उनके मोशन के बारे में थोड़ा स्टडी करें, कि जो कोई एक पार्टिकल जो आज कर रहा है ना, उसको सोर्स वाला पहले कर चुका था। ठीक है, या मैं ये बोलूं कि आज जो सोर्स कर रहा है वो कुछ टाइम बाद दूसरा पार्टिकल करेगा। तो एक तरीके से सोर्स के ही पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट डिफरेंट टाइम बाद, कुछ समय बाद। तो ठीक है, अब बात करते हैं वेव इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? वेव इक्वेशन की। अब बात करते हैं भाई वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या है? कि किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पर अगर आपको वाई पता चल जाए, तो उसको बोलते हैं वेव इक्वेशन। किसी भी पोजीशन के पार्टिकल का किसी भी टाइम पर क्या मोशन होगा, ऐसा इक्वेशन होता है वेव इक्वेशन। तो मान लेते हैं, इसको पहला करते हैं, इसके कई मेथड निकालने के लिए। इफ मोशन ऑफ सोर्स इज गिवन, आपको कोई एक पार्टिकल का मोशन दे रखा है, तो आप वेव इक्वेशन कैसे लिखोगे? मान लेते हैं ये y है, ये x है। x मतलब पोजीशन। मैंने इस किसी खास पार्टिकल, मान लेते हैं x बराबर 0 वाले पार्टिकल का मोशन दे दिया है। तो किसी एक वाले खास x बराबर x नॉट वाले पार्टिकल को आपने पकड़ लिया है,
तो उस खास लोकेशन वाला पार्टिकल क्या करेगा एसएचएम। तो अगर मैं तो उसका वाई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टी। तो अगर मैं एक्स बराबर 0 वाले पार्टिकल का मोशन देखूंगा तो वो वाई किसका फंक्शन होगा, टाइम का। तो अगर मेरे को किसी खास लोकेशन वाले पार्टिकल का मोशन पता है, मान लेते हैं ऑरिजिन वाले पार्टिकल का पता है, तो वो तो एसएचएम करेगा, उसका वाई चेंज होगा टी के अकॉर्डिंग। अगर मैंने पार्टिकल फिक्स कर दिया, लोकेशन फिक्स कर दी, तो उस पार्टिकल लोकेशन वाले पार्टिकल का एसएचएम फंक्शन होगा टाइम। क्योंकि अगर मैंने लोकेशन फिक्स कर दी मतलब पार्टिकल फिक्स कर दिया, पार्टिकल फिक्स हो गया मतलब अब उस खास पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसका जो मोशन होगा वो सिर्फ टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मुझे इस वाले पार्टिकल का मोशन पता है, अब मैं किसी जनरल एक्स दूरी वाले पार्टिकल का क्या मोशन होगा वो बताना है, तो कैसे करूंगा। मेरे को सोर्स वाले पार्टिकल का मोशन पता है, तो किसी जनरल एक्स वाले पार्टिकल का मोशन कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। उसको मिटा देते हैं और सवाल अच्छे से करते हैं। ये अभी भी ग्राफ में बना रहा हूं y कॉमा एक्स का, और मेरे पास x बराबर 0 वाले ग्राफ पार्टिकल का मोशन पता है, मतलब x बराबर 0 के लिए y वर्सेस t इक्वेशन मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो एट x बराबर 0 का जो y है वो टाइम का फंक्शन है, वो मान ले रखा है a sin ओमेगा t प्लस 5 वोल्ट। अब मुझे निकालना है किसी x बराबर x वाले पार्टिकल का y कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं वेव मेरी राइट में चल रही है, कैसे चल रही है, राइट में। मान ले राइट में चल रही है, तो होता क्या है कि सोर्स जो मोशन को स्टार्ट करके देता है वही मोशन कुछ टाइम बाद दूसरे पार्टिकल पर पहुंचता है। तो इसने जो मोशन स्टार्ट किया होगा इस एक्स वाले पार्टिकल को कितने टाइम बाद मिलेगा, भाई वेव चल रही है v की स्पीड से, तो आज जो इसने स्टार्ट किया होगा वही सेम मोशन इस एक्स वाले पार्टिकल तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया होगा, एक्स बाई वी। लगेगा लगेगा, मतलब जो ये सोर्स वाला पार्टिकल कर चुका है उस मोशन को इस पर्टिकुलर एक्स वाले पार्टिकल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एक्स बाई वी। क्योंकि भाई डिस्टरबेंस जो है यहां से जो डिस्टरबेंस है यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वेव की स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाई वेव की स्पीड। भाई जो यहां से जो स्टार्ट हुआ है उसको दूसरे पार्टिकल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उस पार्टिकल की दूरी डिवाइड बाई वेव की स्पीड। तो x बराबर 0 वाले पार्टिकल को इस वाले पार्टिकल तक पहुंचने में लगेगा टाइम t बाई v, ठीक है। या रिवर्स बात करें कि, कि इस टाइम t पर इस पार्टिकल के पास जो मोशन है, फिलहाल इसके पास जो मोशन है वो इसके पास था कितने टाइम पहले था, x बाई v टाइम पहले। भाई यहां से जो निकला है वो यहाँ x बाई v बाद पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस t टाइम पे जो भी कुछ है वो यहां था कितने टाइम पर, t माइनस एक्स वाई वी टाइम पर। भाई आज 5 सेकंड पे इसके पास कुछ जो मोशन है वो यहां कितने सेकंड पहले था, एक्स वाई वी पहुंचने में, एक्स वाई वी सेकंड पहुंचने में, क्योंकि उस मोशन को यहां तक पहुंचने में ही कुछ टाइम लग जाता है। तो आज जो इसके पास है वो इसके पास कब था, कुछ समय पहले था। तो आज टी सेकंड पर जो इसके पास मोशन है वही सेम मोशन इस सोर्स वाले पार्टिकल पर कितने टाइम पहले होगा, टी माइनस एक्स वाई वी। तो इस पार्टिकल अगर मैं टी टाइम पर इस वाले पार्टिकल का मोशन देख रहा हूं तो वो इक्विवेलेंट है टी माइनस एक्स वाई वी टाइम पहले एक्स बराबर एक्स नॉट वाले पार्टिकल का। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी एक्स बराबर एक्स वाले पार्टिकल का टी बराबर टी टाइम पे जो मोशन है वो बराबर है एक्स बराबर 0 वाले पार्टिकल का टी बराबर टी माइनस एक्स बाई वी। मानते नहीं मानते भाई, जो आज फिलहाल इस पार्टिकल के पास जो मोशन है वो इसके पास था, आज मान लो टी टाइम में, आज मान लो 10 सेकंड हो रही है और ये मेरा 10 मीटर है और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आज मान लेते हैं 10 सेकंड की स्थिति पे इसके पास कुछ है, 10 सेकंड बजना, टी बराबर 10 सेकंड है, उसके पास कुछ है, और इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच की दूरी है 10 मीटर। तो यहां से जो डिस्टर्बेंस यहां आया होगा उसको कितना टाइम लग गया होगा, उसको टाइम लग गया होगा एक्स बाई वी,
दैट इज 10/5, दैट इज 2 सेकंड। तो भैया जो ये पार्टिकल सोर्स वाले पार्टिकल से 10 मीटर की दूरी पर है और जो वेव चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सोर्स से इसके पास तक जो डिस्टरबेंस आया होगा उसको आने में 2 सेकंड लग गए होंगे। तो इस आज 10 सेकंड के पास जो इसके पास 10 सेकंड के पास 10 सेकंड पे इस वाले पार्टिकल पर जो मोशन है उससे 2 सेकंड पहले किस पे था? सोर्स वाले पार्टिकल पे। तो अगर टी टाइम पे इसके पास कुछ है तो टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे सेम मोशन सोर्स वाले पार्टिकल पे था। कुछ बात समझ में आ रही है? यही है इसका निचोड़, यही आपको समझना है। मैं कुछ ज्यादा ही समझा रहा हूं पर जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल परम सत्य है। एक्ट जो किसी भी एक्स वाले पोजीशन का टी बराबर टी टाइम पे, किसी एक्स लोकेशन वाले पार्टिकल का टी बराबर टी टाइम पे जो भी डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्प्लेसमेंट था जीरो वाले पार्टिकल का, सोर्स वाले पार्टिकल का टी माइनस एक्स बाई वी। अब मेरे को मान लेते सोर्स वाले पार्टिकल का इक्वेशन दे रखा है एक्स बराबर जीरो वाले पार्टिकल का, ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और ये ग्राफ क्या है? ये y वर्सेस t ग्राफ है। किसके लिए? x बराबर 0 के लिए। मतलब पार्टिकुलर लोकेशन वाले पार्टिकल का SHM का ग्राफ है, y वर्सेस t ग्राफ है। और ये पूरा y वर्सेस x ग्राफ है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस का किसी भी टाइम t को रोकने के पे, किसी खास टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का y वर्सेस x वाला ग्राफ है। देखो भाई, तो अगर मुझे x बराबर t पे जो भी मोशन होगा वो किसके बराबर होगा? x बराबर 0 वाले पार्टिकल का t बराबर t माइनस एक्स बाई वी। तो t बराबर t पर तो इसका इक्वेशन ऐसा है, बाई x बराबर 0 t बराबर t तो है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव नॉट। अब इसी सोर्स वाले पार्टिकल का t बराबर t माइनस एक्स बाई वी कितना होगा? जहां जहां t है वहां वहां t की जगह क्या कर दो? t माइनस एक्स बाई वी कर दो। तो यही सोर्स वाले पार्टिकल का t माइनस एक्स बाई वी टाइम पहले आ जाएगा। और यही जो मोशन है यही मेरा y x बराबर x t बराबर t वाले पार्टिकल का आ जाएगा। तो किसी भी x वाले पार्टिकल का जो भी डिस्ट्रिक्ट जो भी मोशन है x बराबर 0 वाले पार्टिकल का t माइनस टी बाई। तो x तो कोई भी हो सकता है, जैसे जैसे आप x को वेरी करते जाएंगे ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल्स आपको मिलते जाएंगे। तो ये जनरल इक्वेशन होगा किसी भी x वाले पार्टिकल का किसी भी टाइम t पर मोशन, इसी को बोलेंगे वेव इक्वेशन। अब देखो वेव अगर राइट में जा रही है तो जो सोर्स के पास आज है कुछ टाइम बाद इस वाले पार्टिकल को मिलेगा, या जो x वाले डिस्टेंस पर जो आज है वो पहले सोर्स वाले के पास था, आज से पहले सोर्स पे था। लेकिन अगर वेव लेफ्ट में जा रही है, कहां जा रही है? लेफ्ट में, तो सोर्स कहीं और होगा, ठीक है। अगर वेव लेफ्ट में ट्रेवल कर रही है तो ये सोर्स नहीं होगा, ये कुछ और वाला पार्टिकल है। तो जो पहले एक्स वाला पार्टिकल को कुछ मिला है उसके बाद ये सोर्स इस वाले पार्टिकल को मिलेगा, एक्स बराबर 0 वाले पार्टिकल को। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मेरी वेव राइट को ना जाके लेफ्ट को मिले तो पहले इस एक्स वाले पार्टिकल को मिलेगा, उससे कुछ टाइम बाद 0 वाले पार्टिकल को मिलेगा। तो अगर इसको मेरे को मिल रहा है टी सेकंड पर तो वही मोशन इसको मिलेगा टी प्लस एक्स बाई वी सेकंड को, अगर वेव लेफ्ट में चल रही है, ठीक है। तो इसको तो इस वाले पार्टिकल को मिलेगा टी बराबर टी प्लस एक्स बाई वी। तो आज जो इसका मोशन है वही सेम मोशन एक्स बराबर 0 वाले पार्टिकल का टी प्लस एक्स बाई वी पे होगा। तो अगर वेव मेरी लेफ्ट में जा रही है तो किसी भी टाइम टी पर एक्स वाले पार्टिकल का जो मोशन होगा, देखो ये तो था जब वेव मेरी राइट में ट्रेवल कर रही है। अगर वेव मेरी लेफ्ट में ट्रेवल कर रही है तो किसी एक्स बराबर एक्स वाले पार्टिकल का टी बराबर टी टाइम पे जो मोशन है वो इक्वल है एक्स बराबर 0 वाले पार्टिकल का टी बराबर टी प्लस एक्स बाई वी। क्योंकि अब लेफ्ट में जा रही है तो पहले इसके पास पहुंचेगा डिस्टर्बेंस, उसके बाद इस तक पहुंचेगा, ठीक है। तो वेव इक्वेशन कैसा हो जाएगा? एक्स बराबर एक्स कमा टी बराबर टी बराबर वाई। जो x बराबर 0 वाला पार्टिकल है उसका मोशन देना है t बराबर t प्लस एक्स बाई वी। तो t के लिए तो एक इक्वेशन है, तो t प्लस एक्स बाई वी क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा t प्लस एक्स बाई वी प्लस फाइव। तो अगर राइट में जाती है
तो माइनस और लेफ्ट में जाती है प्लस। आई बात समझ में? तो हमने ये वेव इक्वेशन कैसे निकाला? अगर मेरे को किसी एक पार्टिकल का मोशन पता है तो सारे पार्टिकल के मोशन को ही वेव इक्वेशन बोलते हैं, या किसी भी जनरल पार्टिकल के इक्वेशन को। तो आपको क्या करना है भाई, किसी एक पार्टिकल का पता, अगर आपको सोर्स वाले पार्टिकल का पता है तो आपको t की जगह t प्लस एक्स वाई बी या t माइनस एक्स वाई बी करना है। तो t माइनस एक्स वाई बी तब करना है जब वेव लेफ्ट में जा रही है, और t प्लस एक्स वाई बी तब करना है जब वो राइट में जा रही है। सोर्स वाले के फेज में चेंज करने हैं। सोर्स वाले का जो इक्वेशन दे रखा है वहां t की जगह आपको बस वो चेंज ही करना है। ये हम कब निकालना है? जब हमें किसी पार्टिकुलर पार्टिकल का, किसी खास पार्टिकल का एसएचएम दे रखा है तो वेव इक्वेशन निकालना है। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बैठा देते हैं इसको। बहुत अच्छा चैप्टर है वेव वाला, ही बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, पढ़ाने में भी। भैया आपका वाई एक्स बराबर एक्स टी बराबर टी आया मेरा ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई बी प्लस फाई नॉट। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई बी इंटू एक्स प्लस फाई नॉट। ओमेगा बाई बी क्या है? ओमेगा बाई बी का जाएगा 2 पाई बाई टी डिवाइड बाई वी हो जाएगा लैम्डा बाई टी, टी से टी कट गया, 2 पाई बाई लैम्डा, इसको के बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये वेव इक्वेशन हो गया। इस सेम वेव इक्वेशन को लिखने का एक और मेथड है, बताऊं? भाई ये वेव इक्वेशन लिखना ही अपने में एक डिफिकल्ट टास्क पड़ता है। एक और मेथड बता रहा हूं, बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि आपको y वर्सेस x ग्राफ दे रखा है, या किसी पार्टिकुलर पार्टिकल के, मान लेते मेरे को x बराबर 0 वाले पार्टिकल का मोशन पता है। तो y x बराबर 0 t बराबर t टाइम पर जो भी मोशन है वो है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है। ठीक है, वेव चल रही है राइट में। ठीक है, तो जो वेव राइट में चल रही तो पहले मोशन आता है सोर्स पे, उसके बाद आगे वाले पार्टिकल्स को मिलता है। तो मान लेते हैं कि मैं इसी x बराबर x वाले पार्टिकल का y निकालना चाह रहा हूं, तो कैसे निकालूंगा? तो भाई ये वाला जो x बराबर 0 वाला पार्टिकल है वो भी ऑसिलेशन कर रहा है, वो भी एसएचएम कर रहा है। x बराबर x वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, बट दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है फेज का। क्या अंतर है? दोनों में अंतर है फेज का। भाई ऐसे समझो कि ये ये भी मीन पोजीशन पर है, तो इसका एसएचएम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? a sin ओमेगा टी। अगर मैं डिक्टो ऐसे ही एसएचएम ले लेता हूं, सेम पार्टिकल सेम स्प्रिंग, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो इसका फेज इससे कितना आ गया है? 90 डिग्री आगे। तो अगर मेरे को इसका फेज ओमेगा टी है, पहले वाले का फेज अगर ओमेगा टी है तो दूसरे वाले का फेज कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो दूसरे वाले का इक्वेशन कैसे लिखूंगा? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल मोशन कर रहे हैं बट फेज अलग अलग है, तो दूसरे वाले का इक्वेशन आ जाएगा ए साइन दूसरे वाले का फेज, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अगर आपको सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप का मोशन कर रहे हैं तो सबके ओमेगा सेम होंगे, सबके एम्पलीट्यूड सेम होंगे, अंतर होगा फेज का। तो सारे पार्टिकल्स का सेम ओमेगा है, सेम एम्पलीट्यूड है, अंतर किसका है? फेज का। तो अगर मैं फेज का, अगर पहले वाले पार्टिकल के लिए मुझे फेज पता है और दूसरे वाले पार्टिकल का मैं फेज निकाल लेता हूं किसी भी टाइम टी पर, तो दूसरे वाले का एसएम भी निकाल लूंगा। क्योंकि भाई कोई भी पार्टिकल है, सारे पार्टिकल्स के लिए y बराबर a साइन और अंदर का, तो a साइन तो सारे पार्टिकल के लिए कॉमन होगा, चाहे कोई सा पार्टिकल ले लो, बस सारे पार्टिकल के लिए अलग क्या होगा? फाई। इस वाले पार्टिकल का फाई कुछ और होगा, इस वाले पार्टिकल का फाई कुछ और होगा, इस वाले पार्टिकल का फाई कुछ और होगा। आगे बस में भाई किसी भी टाइम t पर सारे पार्टिकल्स का इक्वेशन में a साइन तो सेम होगा, अलग अलग क्या होगा? फाई।
किसी का फाई कुछ होगा, किसी का फाई कुछ होगा, किसी का फाई कुछ होगा। अगर मुझे सोर्स वाले का फाई पता है और मैं इस वाले का फाई निकाल लूं और यहां रख दूं, तो x बराबर x वाले का फाई अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे इसका इक्वेशन भी पता चल जाएगा। आ रही है बात समझ भाई? तो देखो कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि x बराबर 0 वाले का फाई है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और हमें पता है कि अगर लैम्डा का डिफरेंस होता है पाथ में तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का, या 1 का पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा का फेज डिफरेंस। तो x का पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x का फेज डिफरेंस। अगर ये सोर्स वाले पार्टिकल से x की दूरी पर है ये वाला पार्टिकल, तो इसका फेज डिफरेंस सोर्स वाले पार्टिकल के फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। पता नहीं था भाई, वन वेवलेंथ पे फेज डिफरेंस 2 पाई है ना, तो x के डिफरेंस पे कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। तो देखो भाई, फाई ऑफ x बराबर 0 वाले पार्टिकल का है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो फाई ऑफ x बराबर x का कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, दैट इज x। होगा नहीं होगा? अगर वेव राइट में जा रही है तो जो इसके पास है उसके कुछ टाइम बाद ये करेगा, मतलब पहले सोर्स ये वाला पार्टिकल कट चुका होगा उसके बाद ये करेगा, तो ये इससे आगे रहेगा। अगर वेव मेरी जाएगी लेफ्ट में तो पहले ये वाला पार्टिकल करेगा, बाद में x बराबर 0 वाला पार्टिकल करेगा। ठीक है, तो अगर वेव राइट में जा रही है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर वेव लेफ्ट में जा रही है तो यहाँ इसमें आएगा। तो अगर मुझे किसी भी पार्टिकल का फेज पता चल गया तो इसका इक्वेशन तो अपने आप आ जाएगा ना भाई, क्योंकि सारे पार्टिकल्स के लिए ए तो सेम ही है, सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से जा रहे हैं। तो किसी में y ऑफ x बराबर x वाले पार्टिकल किसी t बराबर t टाइम पे निकालना हो तो a साइन फेज लिखूंगा उस x वाले पार्टिकल का, लिखूंगा भाई। भाई सोर्स वाले का फेज पता है तो सोर्स से दूसरे वाले पार्टिकल का फेज हम निकाल सकते हैं। तो a साइन, तो किसी x वाले पार्टिकल का फेज होगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस के एक्स। बात है, तो हमने वो t की जगह t माइनस एक्स वाई भी ना रख के फेज में ही कैलकुलेशन कर लिया है। माइनस कब आएगा? जब राइट में जा रहा है, प्लस कब आएगा? जब लेफ्ट में आ रहा है। इस तरीके से किसी x बराबर x वाले पार्टिकल किसी t बराबर t टाइम पे, तो भैया इस तरीके से एसएचएम का इक्वेशन कुछ पता चला होगा आपको। मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया सबसे बेसिक फंडा याद रखो, अगर आप किसी पार्टिकल का इक्वेशन दे रखा है तो t की जगह t माइनस एक्स वाई वी या t प्लस एक्स वाई वी रिप्लेस करना है। किसी आपको सोर्स वाले पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन दे रखा है तो ये कर दो। एक और है वो हम कल देखेंगे, उसके बाद फिर खींचेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। मैंने काफी आपको पढ़ाया, बेसिक्स वाला काफी पढ़ा दिया, इसके बाद तो हम कल बाकी चीजें फिर देखेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। काफी थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना पड़ता है, कौन क्या कर रहा है, ये कर गया, ये कर चुका है, ये कर रहा है, वो किया है, जो ये किया है वो कर चुका है, जो आज कर रहा है ये कल करेगा, आज जो इसके पास है वो कल इसके पास था, या आज इसके पास है वो कल इसके पास होगा। ये दो चीजें आपको थोड़ा सा रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय। भाई इस पे एसएचएम पे सवाल करो खूब, ढेर सारे। ठीक है, सॉरी इस वेव्स पे, वेव्स काफी बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है आपको, क्योंकि लॉकडाउन में हमने पढ़ा था वेव्स, हो सकता है तब आपको समझ में नहीं आया हो, तो अब आ जाएगा। तब तो स्टार्टिंग पहली पहली बार हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में आए थे, तो ट्रांजिशन फेज में हो सकता है आपको ये फेज ही समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। भाई दबा के सवाल